मुझे डर लग रहा है। मुझे यहाँ बंद किया गया है। मेरा किडनैप हुआ है। मैंने एक मर्डर होते देखा है। क्या देखा तूने? तूने कुछ नहीं देखा। गांठ बांध ले भेजे में कुछ नहीं देखा। कभी किसी को कुछ नहीं बोलेगा तू। अब ये लोग मुझे खाना देंगे। चुपचाप खाने को बोलेंगे, रोने से मना करेंगे। मुझे सब मालूम है। ये लोग मुझे तब तक जिंदा रखेंगे जब तक उन्हें वो नहीं मिल जाता जो उन्हें चाहिए। जब तक मैं लौटूं, प्लेट में एक भी चावल का दाना छूटना नहीं चाहिए। सब खा लेना बिना शोर किए। मैंने ये सब होते पहले देखा है। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने जेल भी देखी है। किडनैपिंग भी देखी है। मेरे जैसा ही छोटा लड़का था और उसे मेरे कमरे में मेरे बेड के नीचे रखा गया था। मुझे पता था वो लड़का कौन था। उसका नाम भी पता था मुझे। मैं जानता था कि उसको सब लोग ढूंढ रहे थे। तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। तभी मैं उतना ही डरा हुआ था जितना कि अब। तब मैं सिर्फ 7 साल का था। 7 साल मुझे ठीक से याद है, क्योंकि उस घर में आखिरी बार मेरा बर्थडे केक कटा था। आज मेरा किडनैप हुआ है, तब रजत का हुआ था। तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रजत का किडनैप मेरे मम्मी पापा ने किया था 4 साल पहले, 2013 में। आ गया तो? जब एक दिन मैं स्कूल से आया, मैंने पहली बार रजत को देखा। तब मुझे समझ ही नहीं आया था कि वो हमारे घर में आया कैसे। हमारे बेड के नीचे एक लड़का है। पता है मुझे लकी बेटा। पता है? वो कौन है मम्मी? तू ऐसा कर, उधर देखी मत। तू ऐसे सोच कि जैसे बेड के नीचे कोई नहीं है। मैं ऐसा क्यों सोचूं मम्मी? क्योंकि मैं कह रही हूँ। लेकिन मम्मी, वो रो रहा है, उसे बांधा क्यों है? कि उधर मत देख, मत सोच कुछ भी। तेरे पापा उसको लेकर के आए हैं। पापा? पापा क्यों लाए हैं उसे? है एक काम, जब काम पूरा हो जाएगा तो उसे वापस छोड़ देंगे, लेकिन तब तक उसके बारे में कोई बात मत कर। तू बस ऐसे सोच जैसे बेड के नीचे कोई है ही नहीं। 14 मार्च 2013 को जब रजत स्कूल से घर नहीं लौटा, हमें उस वक्त अंदाजा नहीं था कि रजत का अपहरण हुआ है। हमें खबर नहीं थी कि अपहरण क्यों हुआ है, किसने किया है और रजत किस हाल में। मेरे बेटे का कुछ पता चला सर? हमने रजत के स्कूल में भी पूछताछ की। स्कूल से घर वो जिस रास्ते से आता जाता है वहां पर भी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन रजत हमेशा स्कूल से सीधा ही घर आता है और कहीं नहीं जाता। बस शाम को कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने जाता है। और ऐसे कैसे रजत कहीं जा सकता है? स्कूल से तो अपने दोस्तों के साथ ही निकलता है वो। लेकिन एक पॉइंट है,
जहाँ से रजत के बाकी दोस्त दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और रजत यहाँ अपने घर आता है अकेले। हमने उस रास्ते पे भी पूछताछ की, पर किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि किसी ने उसे जबरदस्ती उठाया हो। जिंदारे बच्चे को उठाना कोई हलवा पूरी तो है नहीं। बच्चा चीखता चिल्लाता, कोई ना कोई देखता जरूर। स्कूल से घर के रास्ते पर जहाँ से रजत अकेला जाता है, वहाँ कोई सुनसान इलाका पड़ता है? नहीं साहब, और वैसे भी दिन में तो हर जगह लोग होते हैं। रजत को अगर किसी ने उठाया है तो कोई ना कोई जान पहचान का ही होगा। हमने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके पता किया, रजत कहीं भी नहीं गया। और ऐसे वो स्कूल से सीधा कहीं जाता भी नहीं है बिना घर आए। मैडम, रजत के सारे दोस्त घर पहुंच गए? हाँ निर्मला, सारे के सारे। तो कहीं कोई एक्सीडेंट तो? नहीं, हमने इस बारे में भी पूछताछ की। तो फिर कहाँ गायब हो गया हमारा रजत? भावेश, अगर रजत को अगवा किया गया है तो किसी जान पहचान वाले ने किया होगा। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार पर शक है तुम्हें? कोई लड़ाई झगड़ा, पैसों के लेन देन को लेकर कोई गड़बड़, कोई ऐसा जो ऐसा कर सकता है? समझ में नहीं आता कौन कर सकता है ऐसा। रेखा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लकी, चल सो जा। मैं उस बेड पर नहीं सो सकता मम्मी। तू ऐसा सोच कि बेड के नीचे कोई है ही नहीं, ठीक है? रोज की तरह जा और बिस्तर पर सो जा। गए पुलिस के पास। पुलिस घर आई थी क्या? सादे कपड़ों में थी, पर उनकी शक्ल पर लिखा था वही है। फोन वोन टैप किए होंगे? हाँ, किए ही होंगे। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना है। जल्दबाजी में हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। यही सही रहेगा, चुपचाप बैठे रहते। हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है? हेलो, भावेश मेहता। कौन बोल रहे? अपने बेटे को देखना है तुझे? कहाँ है रजत? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? 75 लाख। 75 लाख? देखिए भाई, मेरा इमिटेशन ज्वेलरी का एक छोटा सा बिजनेस, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई भावेश, मुझे पता है तुम 75 लाख बड़ी आसानी से दे सकते हो। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे 75 लाख की जरूरत है, उससे एक पैसा कम नहीं। मैं दोबारा फोन करूंगा बताने के लिए कि पैसे कहाँ लेकर आने। कोई गलतफहमी नहीं हुई भावेश, मुझे पता है तुम 75 लाख बड़ी आसानी से दे सकते हो। मैं वो हूँ जिसे 75 लाख की जरूरत है, उससे एक पैसा कम नहीं। मैं इस आवाज को नहीं पहचानता सर। उसने तुम्हारा नाम लिया। उसने कहा कि 75 लाख रुपए तुम आराम से दे सकते हो। उसने ये भी कहा कि उसे पैसों की जरूरत है। अब या तो ये खुद तुम्हें जानता है या फिर ये किसी ऐसे शख्स को जानता है जो तुम्हें जानता है, और वो शख्स ये भी जानता है कि तुम इतना पैसा दे सकते हो। भावेश, कोई ऐसा है जिसने तुमसे पैसे मांगे हो और तुमने उसे देने से मना कर दिया? बिजनेस में किसी के साथ कम ज्यादा हुआ, किसी को पेमेंट किया उसे कम लगाओ, चीटिंग हुई ऐसा लगाओ। अब बिजनेस में इतने लोगों के साथ डीलिंग होती है मेरी, पता नहीं कौन कर सकता है ऐसा। मेरे 4 कामगार हैं जो कभी कभी उधार लेते हैं मुझसे, लेकिन आप तो उन्हें भी तोड़ चुके हैं। हमने उन्हें तोड़ा है भावेश, पर हमें कुछ पता नहीं चला है। कोई और है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया जिसे तोड़कर पता चल सके। देखो भावेश, जितने लोगों के साथ तुम्हारी डीलिंग होती है, जो तुम्हारे बिजनेस के बारे में जानते हैं, वो ये जान सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में एक वक्त में तुम कितना रोकड़ा खड़ा कर सकते हो। याद करो भावेश, कौन है तुम्हारे इतना करीबी जिसे पैसों की जरूरत है, जो इतना लोन नहीं ले सकता, तुमसे उधार नहीं मांग सकता, लेकिन ये किडनैपिंग करके ऐंठ सकता है, ऐसा ख्याल पाल रहा है। भावेश, अपना पूरा ध्यान लगाकर सोचो कौन हो सकता है। तब तक हम ये पता करते हैं कि ये कॉल तुम्हें कहां से आया। सर, वो कॉल आउट ऑफ सूरत से थी, पर लोकेशन एकदम सुनसान जगह थी। जगह बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी सर। और नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? कोई प्रहलाद पटेल है भरूच से। सब मैं वहीं जा रही हूँ। भरूच का नंबर और कॉल सूरत से। देखो, ये प्रहलाद पटेल सच में है या सिर्फ कागज पे जिंदा है, वो भी जाली? रजत की मम्मी की हालत बहुत खराब है, डिप्रेशन में चली गई है वो। निर्मला, तुम कब से पड़ोसी हो इनके? इस दिवाली पे 5 साल हो जाएंगे सर। अदिति बहन और भावेश भाई दोनों जान छिड़कते हैं रजत पर। और दोनों ही किसी जानी दुश्मन के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। निर्मला, क्या तुम बता सकती हो ऐसा कोई है? नहीं सर, पूरी कॉलोनी में यही बात हो रही है कि इतने अच्छे लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर देखो तो ये बात भी सच है कि भावेश भाई की माली हालत काफी अच्छी, पूरी कॉलोनी में सबसे अमीर परिवार है।
कॉलोनी में किसी के साथ कोई रंजिश या ऐसा कोई जो हाल ही में घाटे में गया? अच्छा, ये चंदा भाई भावेश के यहाँ घर काम करती है। आप चंदा पे शक कर रहे हैं? हमने चंदा और उसके पति से काफी पूछताछ की अपने अंदाज में, पर कुछ निकला नहीं। मुझे तो पूरी कॉलोनी में किसी पर भी शक नहीं है, और चंदा पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे यहाँ भी काम करती है। इनमें से कौन हो सकता है जतिन भाई? अनुज भाई, सबको करीब से जानते हैं हम सालों से। सबके साथ हमारे धंधे के रिलेशन है। ऐसे कैसे किसी पर शक करें हम? समझ में नहीं आता, मेरे बेटे पर ऐसी दुश्मनी कौन निकाल रहा है? सॉरी अश्विन भाई। जी हाँ, मैं ही हूँ प्रहलाद पटेल। और कल तो मैं सूरत गया ही नहीं हूँ। कल तो क्या, मैं तो 1 महीने से सूरत नहीं गया हूँ। ये आईडी आपकी है? हाँ, ये आईडी मेरी। ये नंबर आपका है? नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है। पर ये सिम कार्ड तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। कैसे? कैसे मतलब? मुझे क्या पता। मैडम, मेरा नंबर तो 4449087009 है। आप अपने मोबाइल से फोन लगाइए, यहाँ पर ही लगेगा। कल इस नंबर से सूरत में एक फिरौती का कॉल आया है। एक बच्चा अगवा हुआ है। मैडम, मेरा यहाँ अच्छा खासा डेयरी का धंधा चल रहा है, और आप कहाँ मुझ पर ये किडनैपिंग वगैरह का चार्ज लगा रही हैं? जाहिर सी बात है, किसी ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ प्रवीण भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जयराम, तू कैसा है? हाँ बस ठीक हूँ, चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है ना जयराम? हाँ सब ठीक चल रहा है। क्यों भाई? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? प्रवीण भाई ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो अश्विन बता रहा था कि लकी कुछ खोया खोया सा रहता है जब खेलने आता है। घर में कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं प्रवीण भाई, कोई मसला नहीं है। और मसला मतलब कौन सा मसला पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ जयराम, तेरा काम कैसा चल रहा है? नए ऑर्डर मिले कुछ? अभी नहीं भाई, ट्राई चल रहा है। कुछ पैसे तो नहीं चाहिए? नहीं भाई। देख, अगर जरूरत हो तो सामने से बोल देना। वैसे मेरा काम बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ निकाल दूंगा तेरे लिए। जी भाई। भरूच के इस प्रहलाद पटेल के नाम जो सिम खरीदा गया है, सबसे सिर्फ एक ही कॉल हुआ इस भावेश को, उसके अलावा कोई कॉल नहीं। इसका मतलब ये सिम सिर्फ इसी कॉल के लिए खरीदा गया था। और सर, प्रहलाद पटेल का रजत के पिता भावेश मेहता के साथ कोई रिश्ता नहीं है। 3 दिन पहले 75 लाख मांगे गए, फिर एकदम चुप। उसके बाद अभी तक एक भी कॉल नहीं आई ये बताने के लिए कि पैसे कहां डिलीवर करने। क्या ये किडनैपिंग वाकई में पैसों के लिए हुई है? सर, दुश्मनी का कोई एंगल उभर कर सामने तो नहीं आ रहा है। भावेश ने जो लिस्ट दी थी उसके बिजनेस के एक एक कॉन्टेक्ट को खंगाला है। बस साहब, जितने भी किडनैपिंग गैंग है इस इलाके में, लगभग सबको तो आप लोग अंदर कर चुके हो। गुरु, ये कोई नया गेम तो नहीं है? वो मेरी गैंग पता लगा लेगी साहब। ये किडनैपिंग पैसों के लिए ना हुई हो, पेशेवरों का काम ना हो। और बच्चा तो अगवा है, फिरौती के लिए कॉल भी आया। इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कब्जे में तो है। कहाँ है पता नहीं, जिंदा है या नहीं पता नहीं। लकी साहब घबरा तो नहीं गया है ना? तुमने समझाया था ना ठीक से उसे? मैं उसे रोज समझाती हूँ कि रोज की तरह पेश आ, रोज की तरह पेश आ, लेकिन मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आज सुबह उसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ता नहीं खाएगा ना तो थप्पड़ खाएगा, तो सोच ले। लकी, तूने खाया? तो जाना बेटा, देर हो रही होगी स्कूल के लिए। और बाद में मैंने देखा कि प्लेट वैसे की वैसे रखी है। सुनिए ना, आप एक बार लकी से बात कर लीजिए। अगर उसने घबराहट में आकर के किसी को कुछ बोल दिया तो हमारी खैर नहीं है। लकी बेटा, तो हमारे साथ है ना, अपने मम्मी पापा के साथ? हाँ। ये ले,
आइसक्रीम खा और किसी से कुछ मत कहना। पापा, मुझे उसका नाम मालूम है। कोई बात नहीं। स्कूल के रास्ते पर दीवार पर उसका पोस्टर लगा हुआ था और नीचे पुलिस का नंबर भी लिखा हुआ है। तो तू क्या करना चाहता है? पुलिस को फोन करना चाहता है, उन्हें सब बताना चाहता है? और पापा, वो हमारे घर पर क्यों है? बेटा आइसक्रीम निकल रही है, आइसक्रीम खा लो। पापा, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। वो हमारे घर पर क्यों है? आप रजत के साथ क्या करने वाले हो? जोर से मत बोल, उसका नाम मत लेना। आप उसके साथ क्या करने वाले हो? वो हमारे घर पर क्यों है? उसे बांधकर क्यों रखा गया है? लकी बेटा, तू हमारे साथ है ना, अपने मम्मी पापा के साथ, तो तू डर मत। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। बस एक छोटा सा काम है, जैसे ही वो काम हो जाएगा मैं उसे खोल लूंगा। पर वो हमारे घर पर क्यों है? बेटा अभी तू नहीं समझेगा। उसे किडनैप किया है ना पापा? देख, अभी के लिए बस इतना समझ ले कि मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तब तक तू चुप रहेगा। अश्विन भाई से, बड़े पापा से कुछ नहीं बोलेगा। स्कूल में भी इसके बारे में किसी से बात नहीं करेगा। अगर तू करेगा तो तकलीफ में कौन आएगा? आप और मम्मी। हाँ, और तू मुझे और मम्मी को तकलीफ में देख सकता है? तो तू चुप रह, नॉर्मल रह। आइसक्रीम खाना। फिर भी मैं डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। मैं उस कमरे में जाने से भी डरता था। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, बेड के नीचे मत देखा कर। ये घर कब जाएगा मम्मी? तू उसकी फिक्र मत कर, वो हम देख लेंगे, भेज देंगे उसे। लेकिन तब तक तू रोज की तरह क्यों नहीं रह सकता लकी? चल जा, बाहर जाके खेल जा। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, रजत को वापस उसके घर भेज दे भगवान, जल्दी वापस भेज दे। कल सुबह 10 बजे कपड़ा मार्केट में पैसे लेकर आ जाना। और देख, बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ, कोई भी चालाकी की ना तो तेरा बेटा रजत खत्म। नहीं। देख भावेश, पैसे वापस कमाए जा सकते हैं, मरा हुआ बच्चा वापस नहीं आ सकता। एक बार मेरी बात करा दो रजत से, वीडियो कॉल करा दो। रजत की माँ बहुत बेहाल है, बोलना बंद कर दिया। अरे तो मैं भी बेहाल हूँ भावेश, फिर भी 75 लाख से 50 लाख पे आ गया हूँ। इतना रहम किया ना, अब बात को खींच मत। कल मेरे 50 लाख मेरे पास होंगे तो तेरा बेटा रजत तेरे पास होगा। सब तेरे हाथ में है। कल सुबह ठीक 10 बजे कपड़ा मार्केट। सर, कॉल ट्रेस हो गई है, अपने सूरत से ही था, वराछा के पास। टीम एग्जैक्ट लोकेशन भेज रही है सर। निकलो तुरंत। करीब 6 हफ्ते बाद उसने पैसों के लिए फोन किया है। भगवान करे कल वो पकड़ा जाए। मैंने पैसे रेडी रखे हैं सर, मैं तो 75 लाख देने को भी तैयार हूँ। तोल मोल तो मैंने आप लोगों के कहने पर किया। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए सर, और कुछ नहीं। वही होगा भावेश, रजत मिलेगा, जरूर मिलेगा। भावेश, कल हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कपड़ा बाजार की भीड़ में हम भी होंगे, तुम पर नजर रखेंगे। उसने कपड़ा बाजार में कोई एग्जैक्ट ठिकाना नहीं बताया, मतलब साफ है वो उस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ है और जरूर तुम्हें पहचानता है। फर्क नहीं पड़ता सर, वो पहचाने ना पहचाने, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। 6 हफ्ते हो गए सर। 6 हफ्ते गुजर गए, क्या वो पैसे लेने आएगा? सर मुझे लगता है वो आएगा। आदमी शातिर है, जगह सोच समझकर चुनी है उसने। ये कपड़ा बाजार पुरानी दुकानों से भरा पड़ा है सर, और ज्यादातर दुकानों पर सीसीटीवी नहीं है। सर किडनैपर ने इतना वक्त जाने दिया शायद ये सोचकर कि इस दौरान पुलिस भी थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। ये गेम क्या है? संदिग्धों की लिस्ट क्यों नहीं अभी तक हमारे पास? लिस्ट तो छोड़ो, एक भी संदिग्ध नहीं है। कुछ ना कुछ तो छूट रहा है हमसे, कहीं ना कहीं तो चूक रहे हैं। फिर से सुनसान जगह से फोन किया किडनैपर ने। मैं अभी वही हूँ। सुन योगेश, बाकी सारे काम एक तरफ करो, इस नंबर की डिटेल निकाल के दे मुझे अभी के अभी। कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया ना? बात तो करो। हेलो, जयराम परमार। हाँ
आप कौन? दिनेश देसाई बोल रहा हूँ। आपके बड़े भाई परवीन ने मुझे नंबर दिया था। हाँ, दिनेश भाई, बोलो बोलो। वो क्या है ना कि एक नई दुकान खरीदी है, उसका फर्नीचर बनवाना था। कब मिल सकते हो? दिनेश भाई, आज और कल थोड़ा टाइट है, परसों मिले क्या? कल नहीं मिल सकते? अगर कल मिल लेते तो अच्छा रहता, थोड़ा अर्जेंट है। नहीं दिनेश भाई, परसों ही हो सकता है, कल थोड़ा जरूरी काम है। देखो, अगर कल टाइम निकाल सकते हो तो कल आ जाओ, वरना परसों। लेकिन परसों पक्का? हाँ, परसों का एकदम पक्का है। 9:30 बजे सुबह मिलता हूँ मैं परसों। एड्रेस तो बोलो। परवीन भाई ने नया काम दिलाया। अभी आप कहाँ काम उठा रहे हो? पहले ये मामला तो निपट जाए। एक तो ये जिद्दी रजत कुछ भी नहीं खा रहा है, इतना कूटने के बाद भी मुंह नहीं खोलता है, और हमारा लकी भी सुन नहीं रहा है। बार बार जाकर के बेड के नीचे झांकता है। मुझे डर लग रहा है कि अगर कुछ बोल दिया उसने, किसी के सामने कुछ उगल दिया तो। उम्मीद करता हूँ कल के बाद रजत को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। आज रजत घर आएगा निर्मला? प्रार्थना कर रही हूँ अदिति बहन। और भावेश भाई गए हैं ना पैसे लेकर? देखना, ये संकट भी टल जाएगा और अपना रजत बहुत जल्दी घर आ जाएगा। बड़े पापा का नाम प्रवीण परवान है ना? ये उसी का नंबर है। मुझे बड़े पापा का नंबर नहीं पता। देख पिल्ले, तू यहाँ से भाग नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तू ये मत समझ कि तू मुझे झूठ बोल सकता है। इसका पासवर्ड तो तुझे पता ही होगा। पासवर्ड। ये लोग मुझे कभी घर जाने नहीं देंगे, रजत की तरह। मुझे उस दिन कहा गया था कि रजत अपने घर जा रहा है, लेकिन वो अब भी वहीं पर था। तुमने तो कहा था कि रजत आज अपने घर जाने वाला है, पर वो तो वहीं पर है। अभी उसका टाइम हुआ नहीं है जाने का। तुमने और पापा ने रजत को किडनैप क्यों किया है? लकी बेटा, तू नहीं समझेगा। तेरे पापा और मैं एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन आज शायद वो बुरा वक्त खत्म हो जाएगा। पापा को लौटने दे, काम हो जाता है तो हम रजत को जाने देंगे। वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता बेटा, लेकिन प्लीज तब तक शांति से बैठा रहे। सर, पराग और जिग्नेश को भेजा है, अभी घूम रहे हो उधर। अभी तक कोई स्पॉटिंग नहीं? अभी तक कोई स्पॉटिंग नहीं। टारगेट के पास से तो कोई नहीं गुजरा है। 5:30 हो चुके हैं, लगता है कोई नहीं आने वाला। पुलिस की तरह मंडराना कब बंद करेगी? जब तक भावेश को पुलिस पे भरोसा है वो लोग मंडराएंगे। जब हताशा को वो उनसे दूर हटेगा तभी हमें मौका मिलेगा। मैडम,
इस पुरुषोत्तम गला को ट्रैक करते करते अंकलेश्वर तक हो आया, जिसके नाम का सिम कार्ड दूसरे फिरौती कॉल में यूज हुआ था। मतलब सेम पैटर्न, इस बार किसी पुरुषोत्तम वाघेला के डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं। हाँ मैडम, लेकिन इससे भावेश मेहता का कोई ताल्लुक नहीं। भावेश, क्या हम अपने रजत को फिर कभी देख पाएंगे? साहब, कपड़ा बाजार में ऐसी फील्डिंग लगाई थी जो किसी भी सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं थी। सबकी नजर आप पर, और आप पर जिसकी नजर थी उस पर हमारी नजर थी। अरे तो फिर वो बंदा स्पॉट क्यों नहीं हुआ? वो पक्का आपके मैदान छोड़ने का वेट कर रहा था। गेम यही है उसका। क्या गेम है कि हम थक कर हट जाएंगे केस से? क्या भावेश हमसे थक कर हमें हटा देगा और वो आएगा चुप पैसे लेके निकल लेगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वजह है साहब। अब आप लोग पैटर्न देखिए ना, अपहरण के बाद 1 हफ्ते तक बिल्कुल सन्नाटा, फिर एक फोन आता है वो भी फर्जी नंबर से, फिर 6 हफ्ते तक सन्नाटा, फिर दूसरे नंबर से एक कॉल आता है और फिरौती की रकम भी कम करता है, जगह भी फिक्स करता है, पर आता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आप अभी भी इस केस में लगे हुए हो। अबे गुरु, पर रजत को इतने दिन कहीं तो रखा होगा उसने। साहब, अब वो सब हम नहीं बता सकते हैं ना। कैसे हो रहा है? किडनैपिंग का एक सिंगल कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अरे बच्चा उठाना इतना आसान होता है क्या? स्टडी की होगी, बच्चा कहां से आता है, कहां से जाता है, स्कूल का रास्ता, कौन उसके साथ होता है, कौन उसके साथ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। सर, इस बात की संभावना तो पक्की है कि कोई चीखना चिल्लाना नहीं हुआ था। बच्चा अपनी मर्जी से किडनैपर के साथ गया था, मतलब जो भी था वो जान पहचान का था। बस कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। पर मैडम, सोचने वाली बात यह है, ये बंदा मतलब किडनैपर, उसको कैसे मालूम कि आप अभी भी इस केस में लगे हुए हो? और मान ले कि जानबूझकर उसने फिरौती कलेक्शन का नाटक भी किया है, तो इससे साफ जाहिर है कि यह सिर्फ एक नेट प्रैक्टिस था आप लोग के खिलाफ। बहुत शाना बंदा है सर। अच्छा भावेश भाई, मैं चलता हूं। ऐसा भी क्या बिजी हो गया तू? ना मेरा फोन उठा रहा है, ना दिनेश भाई का फोन उठा रहा है। रवीन भाई, मैं शायद दिनेश भाई का काम नहीं उठा पाऊंगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ भाई। दरअसल में कुछ अर्जेंट काम निकल आया है। राम, चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्यों? नहीं, तू इतना हड़बड़ाया हुआ सा है, रेखा इतनी परेशान लग रही है, हो क्या रहा है? नहीं, 8 महीने से तेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आया। मैंने एक ऑर्डर भेजा इतनी बड़ी कंपनी का, लेकिन भाई साहब के पास टाइम ही नहीं है काम करने का। तो भाई हम भी तो जाने ऐसा कौन सा लाखों करोड़ों का काम कर रहे हो आप? असल में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस है, तो उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ख्याली बड़े काम के चक्कर में ना तू दरवाजे पे आए हुए काम को लात मार रहा है जयराम। अरे भाई, मैं लात वात नहीं मार रहा हूँ, और अब कृपा करो और मुझे अपने हिसाब से काम करने दो। 10 साल पहले जब ममता ने तुझे छोड़ा था और तेरे ऊपर दहेज का केस ठोका था और मुझे भी साथ में घसीटा था, तो कितनी मुश्किल से मैंने खुद को और तुझे उसमें से निकाला था। गड़े मुर्दे क्यों खाट रहे हो भाई? एक मुर्दे से सीख नहीं मिलती ना, तो बहुत सारे मुर्दे छाती पे बैठ जाते हैं आके। तो घर पे ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है कि 2 वक्त की रोटी कमाओ ईमानदारी से। ऐसे छोटे काम छोड़ने से बड़े काम नहीं आने वाले। सपने रात को देखा करो सोते वक्त, दिन में करो काम, ठोस काम। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाई, मैं सोचता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। कब तक जयराम, कब तक? जब तक पुलिस नहीं हटेगी तब तक। उससे पहले कुछ नहीं कर सकते। देखा, इतनी बारीकी से प्लान किया है और सब कुछ ठीक चल रहा था। ये पुलिस गोंद की तरह चिपकी हुई है, तो क्या कर सकते हैं? तुम्हें अंदाजा है इस लड़के ने तुम्हें, मुझे, लक्की को कितनी बार देखा है? मेरी बात मानो, जल्द से जल्द पैसे लो और इसको जाने दो, नहीं तो कहीं हमारे गले का फंदा ना बन जाए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इसके परिवार वालों को हम पर शक नहीं हुआ। भावेश ने तुम्हारी आवाज नहीं पहचानी, लेकिन किस्मत को ज्यादा आजमाना नहीं चाहिए। भावेश, कल हम साई की तरह तुम्हारे आगे और पीछे खड़े, ये पता करने की कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है और कौन तुम पर नजर रख रहा है। और किडनैपर शायद यही चाहता है कि तुम थक जाओ उनसे, हमारे बगैर उसके साथ सौदा करो और पैसा दे दो। शायद किडनैपर कल इसलिए नहीं आया कि वो जानता था कि हम तुम्हारे आसपास। जतिन भी ये कह रहा था। जतिन तुम्हारा मैनेजर, और क्या कह रहा था? यही सलाह दे रहा था कि पुलिस को शामिल मत करो इसमें, चुपचाप पैसे दे दो और रजत को ले आओ। पूरे 50 लाख है ना जतिन भाई? पूरे 50 लाख हैं। भावेश भाई, आप पुलिस को साथ लेके जाने वाले हो? हाँ, वो मेरे साथ रहेगी, लेकिन थोड़ा दूर रहेगी। क्यों? देखिए, ये जो भी कमीना है, ये हमारे रजत को जो उठा के लेके गया, वो सारा जानता होगा कि आप पुलिस के साथ आने वाले हो,
वो इसीलिए अब तक नचाते आया है। मेरा दिल ये कहता है कि अगर आप पुलिस को साथ लेके गए तो वो शायद पैसे लेने आएगा भी नहीं। लेकिन जतिन भाई, अगर पुलिस नहीं आई और वो बंदा पैसे लेकर गया और रजत को भी नहीं लौटाया तो? सामने वाले को पैसा चाहिए भावेश भाई, रजत नहीं। बस दिल मजबूत करो, बिना पुलिस के जाओ, पैसा दो और रजत को वापस लेके आओ। क्यों बोला मैं ऐसा? और क्या बोलता? 6 हफ्ते हो गए हैं, रजत अभी तक घर नहीं लौटा है। भाभी जी की हालत खराब है, भावेश भाई कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। मेरा अपना बच्चा भी होता ना तब भी मैं यही करता। पर रजत तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है जतिन, तुम्हारे मालिक भावेश का बेटा है। वैसे रजत को तुम बचपन से जानते हो, तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, वो तुम्हारे साथ आसानी से कहीं भी आ जा सकता है। रजत को अगवा हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं, आप अभी तक 6 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हो, हाँ या ना? रजत कहां है जतिन? इंस्पेक्टर साहब, किडनैपर कहां है? आप अभी तक उस तक पहुंच क्यों नहीं पाए हो? मैं बताऊं? क्योंकि वो आपसे 6 कदम आगे है, और क्योंकि आप उससे कदम नहीं मिला पा रहे हो, आप मेरा गला पकड़ रहे हो। हम सिर्फ गला पकड़ते नहीं है जतिन, गले में हाथ डालकर सच में निकलवाते हैं। लेकिन इस वक्त आप जो भी निकलवा रहे हो ना, वो केवल और केवल झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, आप कीजिए ना मेरे साथ, जो भी करना है आपको कीजिए। 8 साल से वफादारी से काम किया है मैंने भावेश भाई के लिए। 2 साल का था ये रजत, तब से गोद में खिलाया मैंने उसको, और मेरी आमदनी अच्छी है। और ना भी होती ना तो मैं इतना बुद्धू नहीं हूं तो जुर्म का रास्ता अपनाऊं। और अगर मुझे जुर्म का रास्ता अपनाना ही होता तो चुन चुन के मैं भावेश भाई का बेटा नहीं चुनता, जहां पर शक मुझ पे ही हो सकता है। शक तो बहुत पहले हो चुका है जतिन, अब तो बस शक को यकीन में बदलना है। मुझे सिर्फ इस बात का यकीन है कि बस आप हट जाइए सामने से, फिर वो बंदा सामने आएगा और पैसे लेकर रजत को लौटा देगा। उसके बाद आप टूट पड़िए ना उस पर, जन्म से भी ढूंढ निकालिए उसको। लेकिन इस वक्त अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप उस बेचारे बच्चे की जान को जोखिम में मत डालिए। भावेश के मैनेजर जतिन परीख को हमने खूब खंगाला, पर उसके खिलाफ कुछ भी संदेहजनक नहीं मिला। हमने भावेश के घर से पहरा और नजर हटाने का नाटक रचा, ताकि अपहरणकर्ता गुमराह हो जाए कि हम वाकई में वहां नहीं हैं। पर भावेश का फोन लंबे अरसे तक बजा ही नहीं। हमें इस केस में एक भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था, पर हमसे भी कुछ गलतियां हुई थी, कुछ गंभीर गलतियां। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ जाहिर से सुराग हमसे अनदेखे हुए थे। हमने हमारे काम को अपना 100% नहीं दिया था। अब रजत के अपहरण को 3 महीने हो गए थे। हम तो भावेश के घर से हट गए थे, पर घर के सारे फोन्स की टैपिंग चालू रखी थी, और आखिरकार भावेश का फोन फिर बजा। हेलो, इस बार पुलिस के पास गए ना तो रजत सीधा ऊपर, समझे? नहीं, मैं वादा करता हूं मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कब से तुम्हारे पैसे रेडी रखे हुए, तुम जब कहो जहां कहो आकर दे जाऊंगा, लेकिन मेरा रजत मुझे लौटा दो। तो कल सुबह 11 बजे जीवा भाई रोड आना, वहां आके पहला राइट लेना और वहीं इंतजार करना। और भावेश, सिर्फ तुम अकेले और कोई नहीं। अगर तुम अकेले दिखे तो हम आकर पैसे लेंगे और फिर रजत तुम्हारे पास होगा। वादा करता हूं सिर्फ मैं आऊंगा, सिर्फ मैं। सर भावेश को फिर से फिरौती कॉल आई थी। सर्विलेंस टीम ने हमें रिकॉर्डिंग भेजी है, लेकिन सर इस भावेश ने पर्सनली आके हमें नहीं बताया। ये फिरौती का कॉल किस नंबर से आया? सर उसी नंबर से जो पिछली बार यूज किया गया था, पुरुषोत्तम वाघेला का। और इस बार किडनैपर्स ने लोकेशन भी दी है डिलीवरी की, कल 11 बजे। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे वाकई उनको पैसे देने हैं और मेरे रजत को घर लाना है। मुझे नहीं जानना सर वो किडनैपर कौन है, क्यों किया उसने ऐसा। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। हम किस मुंह से बोलें कि हम पे भरोसा रखो? जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। इस बार हम बीच में नहीं आएंगे। पैसे दो और अपने बेटे रजत को घर वापस ले आओ। अदिति, इस बार रजत घर आएगा, मैं उसे लाऊंगा। इस बार पुलिस नहीं होगी। मतलब हमारा इंतजार रंग लाया। रेखा को पता है ना आगे के प्लान के बारे में? नहीं, आज आपको बताऊंगा। उस रात में अचानक डर के मारे उठ गया। तब मेरे मम्मी पापा मेरे पास नहीं थे। मैं सोचने लगा क्या रजत को कहीं ले गए होंगे। मुझे उस कमरे में अकेले में डर लग रहा था। मैं बाहर आया, फिर कुछ ऐसा सुना जिससे मैं और भी डर गया। मुझे बहुत डर लग रहा है जयराम। और जाने दिया तो और भी डरावना हो जाएगा। लेकिन ये डर तो पहले से था ना।
इसलिए मैं तुमसे बार बार बोल रही थी कि पैसे लो और उसे जाने दो, लेकिन तुम ही टालते रहे। देखा, हमारे पास कोई चारा नहीं है, रजत को मारना ही पड़ेगा। वो बहुत बड़ा खतरा बन गया है हमारे लिए। रेखा, बड़ी मुश्किल से इतने पैसे हाथ लग रहे हैं। रजत को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं, वो हमें पुलिस के हाथों पकड़वा सकता है। प्रिया आएगी, वो तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है? तुम इस दिल पे पत्ता रखो और दोनों मिलकर उसे खत्म कर देना। उसकी बॉडी को सूटकेस में डालना और नदी में फेंक देना। मैं नहीं चाहता था कि रजत मरे, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बचाऊं। ऐसे कैसे तुम्हारे पेट में अचानक से दर्द होने लगा? मुझे क्या मालूम मम्मी। कोई बात नहीं, मैं दवाई देती हूँ, लेकिन स्कूल जाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं जाना, मुझे घर पर रहना है, आराम करना है। नहीं, स्कूल जाना ही होगा। तुम वापस आओ, मैं डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगी। तो अभी ले चलो ना डॉक्टर के पास। लकी, सर मत खा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है तुझे। चुपचाप बैग ले और स्कूल जा। हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, मेरा आदमी तुम्हारे पास बाइक रोकेगा, तुरंत पैसे उसके हाथ में दे देना। और रजत? जैसे ही मेरे आदमी के हाथ में पैसे आएंगे, मैं अपनी टीम को फोन कर दूंगा। 10 मिनट में रजत अपने घर पे होगा। ठीक है, भेजो अपने आदमी को, मैं यहीं खड़ा हूँ। जयराम का फोन आया? अभी तक नहीं। उन्होंने कहा था पैसे हाथ में आने के बाद करेंगे। मेरे बच्चे को जल्दी भेजना प्लीज। निकल गए यहाँ से, रास्ता ब्लॉक करो। हाँ, रजत घर आया? अभी तक तो नहीं भावेश भाई। वो किडनैपर ने पैसे ले लिए क्या? हाँ, मैंने खुद उसे पैसे दिए। उसने कहा कि रजत को 10 मिनट में घर भेजेगा, तो वो रजत किसी भी मिनट घर पहुंचता होगा। भावेश भाई का फोन था, बोल रहे थे कि रजत किसी भी वक्त घर आ सकता है। अदिति बहन, मैं बाहर खड़ी होती हूँ। हाँ, बाइक से उतर। हाँ निर्मला, पैसे हाथ में आ गए हैं, बच्चे को खत्म कर दो। रजत का है? बोल साले, रजत का है? सर, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा सर। कहाँ है मेरा बेटा? बोल, रजत का है? जयराम, तू? रजत कहाँ है? बात कर, ये बड़े पापा से बात कर। हेलो, हेलो बड़े पापा। लकी, कहाँ हो तुम बेटा? और ये लोग कौन है? पापा कहाँ है तुम्हारे? मुझे नहीं मालूम बड़े पापा। प्रवीण परमार,
तूने लकी की आवाज सुन ली? ठीक है, अब मेरी बात सुन। 20 लाख कीमत है लकी की जान की। महंगाई के जमाने में लकी की जान की कीमत सिर्फ 20 लाख। काफी सस्ता सौदा है। कौन हो तुम भाई? देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है। तुम्हारी औकात की पूरी खबर निकाली हमने। पैसे दे दे प्रवीण, वरना बच्चे को सच में मार देंगे और उसकी मौत तेरे सर होगी। सोच लो। मैं फिर से फोन करूंगा, जल्दी। हेलो हेलो हेलो। मैं नहीं चाहता था कि रजत को कुछ हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मम्मी पापा रजत को मार डालें। बच्चा कहाँ है? रजत कहाँ है? अब मैं रजत की जगह पे हूँ। मुझे ये नहीं रहना। मुझे घर जाना है। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। भांग वांग चढ़ा के तो नहीं आया ना प्रवीण? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। मेरे भाई जयराम के बेटे लकी का किडनैप हुआ है। फिरौती का फोन आया था, 20 लाख रुपए मांगे हैं। कहीं तेरा भाई जयराम खुद ही तो ये खेल नहीं खेल रहा है? ये किडनैपिंग वो पहले कर चुका है, बेल पर बाहर है। शायद तेरा भाई जयराम अपने बेटे को अगवा करने का नाटक कर तो उससे पैसा एंट्री की फिराक में है। नहीं साहब, वो जयराम की आवाज नहीं थी। और जयराम तो पिछले 4 दिन से अपने नए घर में दिखा भी नहीं और उसका फोन भी बंद था। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। कुछ 3-4 दिन से जयराम भाई नहीं दिखे प्रवीण भाई। और मेरा भतीजा लकी दिखाई दिया? नहीं, उसे भी नहीं देखा। वहां से मैं लकी के स्कूल गया। 4 दिन से लकी स्कूल में भी एब्सेंट है। स्कूल वालों ने बताया कि 23 सितंबर से लकी स्कूल आया ही नहीं। ये फिरौती का कॉल किस नंबर से आया था? इससे आया था और अभी बंद आ रहा है। साहब जो भी हुआ उससे लकी का कोई संबंध नहीं। वो बच्चा था, बच्चा है। तेरे भाई जयराम को भी जमानत मिली है, वो रिहा नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। उसकी मुकदमे की तारीख नजदीक है। उसकी ड्यूटी है यहाँ थाने में आकर हाजिरी देने की। अब जयराम भी तो 4 दिन से गायब है। बस बस रहने दे। अबे 4 साल पहले तेरा भाई और उसकी बीवी एक बच्चे की जान के साथ खेले थे। अब बोल उसे खुद के बच्चे के साथ ऐसा ना करे। सर जयराम कोई खेल नहीं खेल रहा है। लकी की आवाज इतनी डरी हुई थी। कोई बच्चा अपने बाप से इतना कैसे डर सकता है साहब? उसकी आवाज से लग रहा था कि वो किसी के कब्जे में है। साहब वो अगवा हुआ है। चोर के घर में चोरी। और ये जो सस्पेंस किडनैपर है जिसने तेरे से 20 लाख रुपए मांगे हैं, तेरे पास है 20 लाख रुपए देने के लिए? हाँ है साहब। अच्छा, और ये बात तेरे भाई जयराम को मालूम है ना? हाँ साहब, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। जयराम ने कुछ नहीं किया साहब। कोई तो है जिसने जयराम पे नजर रखी होगी। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी सारी जानकारी इकट्ठी की होगी। जैसे तेरे भाई जयराम ने की थी रजत को अगवा करने के लिए। शायद सारे अगवा करने वाले ऐसे ही करते होंगे और सब पकड़े भी जाते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं साहब, कुछ कीजिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देख 2 दिन पहले जयराम की यहां थाने में हाजिरी थी। अगर आज शाम तक अगर उसने हाजिरी नहीं लगवाई तो उसे फरार घोषित करेंगे, जन्म से भी ढूंढ निकालेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं साहब, जयराम को ढूंढ लीजिए। मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है साहब। लकी खतरे में है। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं जाना था, फिर भी जाना पड़ा। मैं बहुत डरा हुआ था, परेशान था। मैंने उनकी बातें सुनी थी। मेरे मम्मी पापा रजत का मर्डर करने वाले थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि रजत को किडनैप करके मम्मी पापा कौन सा काम पूरा कर रहे थे। मैं अपने मम्मी पापा को खोना नहीं चाहता था, नहीं ये चाहता था कि रजत को कुछ हो जाए। पर मुझे डर था कि कुछ बुरा होने वाला था उस दिन। उस दिन बाद में पता चला कि इससे पहले वो अपना काम पूरा करते मेरे मम्मी और पापा को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, रजत घर पहुंचा? अभी तक नहीं पहुंचा। सर रजत घर नहीं पहुंचा?
जयराम के घर नहीं है तो गया कहाँ वो? बच्चा कहाँ है? रजत कहाँ है? बोलो। वो यहाँ नहीं है। वो तो हमें भी दिख रहा है यहाँ नहीं है। कहाँ है? क्या किया बच्चे के साथ? हमने रजत के साथ कुछ नहीं किया। जब हम यहाँ आए उसे खोलकर उसके घर भेजने तो वो आखिरी बात पूछ रही, बताओ रजत के साथ क्या किया तुम दोनों ने? जहर दिया, गला दबाया या फेंक दिया? ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। मुझे लगता है वो खुद को छुड़ाकर भाग गया। 3 महीने से नहीं भागा। जब हम आज ढूंढने आए तो आज ही भाग गया। बॉलीवुड की फिल्म समझ के रखी है। जयराम की खाल तो खिंचेगी खिंचेगी, तुम दोनों की भी नहीं बचेगी। वक्त अब भी बता दो, कहां है बच्चा? क्या किया रजत के साथ? निर्मला? निर्मला इसमें शामिल थी? हाँ, तुम्हारी पड़ोसन निर्मला सोलंकी। लेकिन वो तो हरदम हमारे साथ रहती थी, सहारा देती थी, आदित्य को डॉक्टर के पास ले जाती थी, हमेशा हमारी मदद करती थी। निर्मला तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि जयराम की मदद कर रही थी। तुम लोगों के साथ रहकर वो नजर रख रही थी हमारी हर चाल पर, तुम्हारे घर में हो रही हर बात पर। दरअसल निर्मला ही वो कड़ी है जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा रजत अगवा हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था निर्मला ऐसा करेगी। और जयराम भावेश भाई, इतना बड़ा धोखा। तुम लोग जयराम को कैसे जानते हो? भावेश भाई ने पूरे घर का फर्नीचर बनवाया था, सन 2012 की बात है। ये इस जयराम को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जयराम ने निर्मला के साथ मिलकर ये सब किया? मतलब जयराम ने निर्मला से दोस्ती की और दोनों ने साल भर मिलकर ये प्लानिंग की? नहीं, जयराम ने अपने बयान में कहा है कि ये अपहरण का जो आइडिया है ये हाल ही में प्लान किया गया था। और ये आइडिया दरअसल निर्मला सोलंकी का नहीं, बल्कि उसके पति हरीश सोलंकी ने दिया था। ये थी वो सीरियस गलती जो हमने रजत किडनैपिंग केस में की थी। निर्मला सोलंकी पूरे समय वहीं थी, पर हमने उस पर हल्का सा शक करने के बाद बिना उसके बैकग्राउंड को खंगाले उसे अपने रडार के बाहर फिसलने दिया था। उसका बैकग्राउंड दरअसल एक जाहिर सा सुराग था। निर्मला का पति हरीश सोलंकी एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में आरोपी था। वो भरूच की एक जेल में कैद था और इस महत्वपूर्ण सुराग तक हम पहुंच ही नहीं पाए। मुझे मेरी मम्मी के साथ रहना था, लेकिन बड़े पापा बोले मैं मम्मी के साथ जेल में नहीं रह सकता। लेकिन मुझे मम्मी के साथ ही रहना था। मुझे जानना था मम्मी पापा ने ऐसा गलत काम क्यों किया। बेटा, हर चीज के लिए पैसा लगता है। पैसा काम करने से आता है। तेरे पापा के पास काम नहीं था, परेशान थे, उन्हें पैसों की जरूरत थी। लेकिन रजत को किडनैप कर पैसे कैसे आने वाले थे? पापा को लगा था पैसे आएंगे। रेखा, मैंने सोच लिया। क्या मुंबई जाओगे काम की तलाश में? किसी को घर लाएंगे, एक बच्चे को। क्या? एक बच्चा अगवा करेंगे, फिरौती लेंगे लाखों की। क्या बकी जा रहे हो तुम? होश में तो हो? तगड़ी पार्टी है, करोड़पति। बाप आंख मूंद के पैसे देगा। किसका बच्चा है ये? क्या करने की सोच रहे हो तुम जयराम? मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ। और वैसे भी ये मेरा प्लान नहीं है, मेरे एक दोस्त का है। माहिर है वो इस तरह के काम में। हरीश सोलंकी नाम है उसका। वो समत कॉलोनी में काम मिला था ना उस घर का, तब मैं मिला था इस हरीश सोलंकी से। क्या बात है जयराम, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? हरीश भाई लगी पड़ी है, बहुत समय से पैसों की तंगी चल रही है। तुम उससे हाथ मिलाने गए, एक क्रिमिनल से? हाँ। हम क्रिमिनल लोग हैं क्या? कोई क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, हालात बनाते हैं, हमारे जैसे हालात। हमारे जैसे हालात पूरी दुनिया के हैं जयराम। ऐसी की तैसी दुनिया की रेखा। मुझे सिर्फ 3 लोगों की फिक्र, लकी की, तुम्हारी और मेरी। बस एक काम कर लेंगे, थोड़े पैसे आ जाएंगे, जिंदगी ठीक हो जाएगी, पटरी पर आ जाएगी। देखिए यार, अगर मैं जमानत पर भी रिहा होता ना तो तेरे साथ मिलकर कोई ना कोई काम जरूर करता। लेकिन इस बार जमानत की रकम बड़ी है, अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, और मेरी पत्नी निर्मला भी रकम जमा नहीं कर पाई। आप मेरी यहाँ से कोई मदद नहीं कर सकते क्या? मतलब कोई तरीका बता दो, और जो भी पैसे आएंगे उससे आपकी बेल भी हो जाएगी। ये चोरी डाका कोई दूध भात है क्या? तजुर्बा लगता है, गैंग लगती है। एक दूसरा रास्ता है मेरे पास, आसान भी, और तू अच्छा माल छाप लेगा। क्या तरीका है बताओ ना। भावेश याद है तुझे? भावेश मेहता, अरे मेरा पड़ोसी,
वही जिसके यहाँ तूने फर्नीचर का काम किया था। हाँ भावेश मेहता, पैसे वाला तो है। उसके घर पे डाका डालना है क्या? घर पे नहीं, दिल पे। दिल पर मतलब? भावेश और उसकी पत्नी, इन दोनों की जान बसती है उनके बेटे रजत में। मैं उसकी किडनैपिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ लेकिन करेंगे कैसे? मतलब मैंने उसके बच्चे को देखा तो है, लेकिन वो मेरे पास आएगा क्यों? आएगा क्योंकि मेरी पत्नी निर्मला ने न सिर्फ रजत को देखा है बल्कि उसकी देखभाल भी की है। निर्मला ने दूध भी खिलाया उसे और वो उसे अदिति से बढ़कर मानता है। निर्मला मदद करेगी तेरी, लेकिन 50% उसका। निर्मला से बात हो गई है मेरी। बात भी हो गई तुम्हारी? बात पक्की भी हो गई है। निर्मला को रजत की पूरी दिनचर्या मालूम है, कब स्कूल आता जाता है, कब अकेला रहता है। सही वक्त पे निर्मला रजत को मेरे हवाले कर देगी। और आप बच्चे को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, यहीं। यहाँ? और लकी? लकी बहुत छोटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कितने पैसे मांगने वाले हो तुम? हरीश ने बोला कि 75 लाख तो कहीं नहीं गए, इतना तो भावेश मेहता आराम से दे देगा। और उसका आधा उस निर्मला को जाएगा? हाँ, और प्रिया को निर्मला जो देना चाहे दे देगी। अब ये प्रिया कौन है? प्रिया हरीश की बहन है, वो हमारा इस प्लान में मदद करेगी। हम कल रजत को उठाएंगे और उसके बाद जयराम कुछ भी हो, जो भी हालत में हो, मरने की हालत में हुए ना, तब भी मुझे फोन नहीं करोगे, ठीक है? और जो भी बात होगी वो मेरे और प्रिया के बीच होगी और प्रिया तुम्हें बताएगी। हम दोनों के पास दूसरे फोन से बात करने के लिए। और जयराम, हम दोनों कभी फोन पर बात नहीं करेंगे, हमेशा मिलकर बात करेंगे, आमने सामने। चल बाय 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 बाय। हाय निर्मला काकी। चल अच्छा हुआ तो मुझे यह मिल गया, मैं तेरे स्कूल ही आ रही थी। क्यों काकी? वो तेरी मम्मी को ना किसी जरूरी काम से तेरे पापा की फैक्ट्री जाना पड़ा, तो बोली कि मैं तुझे वहीं ले आऊं। अच्छा चले? हाँ चलते हैं, लेकिन मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है। वो जो अंकल है वो मेरे सगे भाई हैं, वो तुझे छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है। आज। और ये टोपी तेरी मम्मी ने दी कि तुझे धूप ना लगे। ठीक है। रजत दोस्त, 2 मिनट वेट करोगे? छोटा सा काम है, उसके बाद सीधा तुम्हारे पापा की फैक्ट्री। ओके बॉस? ओके बॉस अंकल। बहुत गर्मी है ना, एक काम करते हैं, साथ में शरबत पीते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है। आ जाओ। आओ दोस्त। मम्मी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तूने कुछ गलत थोड़ी ना किया है लकी, गलत तो तेरे मम्मी और पापा ने किया है। तू यहाँ नहीं रह सकता बेटा। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने बोला ना लकी, तू यहाँ नहीं रह सकता। हमने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। मैं मम्मी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे वहां रहने ही नहीं दे रहे थे। बस उस एक ही रात रहने दिया। फिर बड़े पापा मुझे अपने घर ले आए। मैं अश्विन भाई के कमरे में रहने लगा। रोज अश्विन भाई के साथ ही स्कूल जाता और उनके साथ ही लौट आता। मम्मी पापा सिर्फ तब मिलते जब वो कोर्ट आते। बड़े पापा ने बोला था मुझे कि मम्मी पापा को जेल से बाहर लाना मुश्किल है। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। जमानत मतलब? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है ना। अगर कोर्ट इजाजत देगा तभी तुम्हारे मम्मी पापा बाहर आएंगे। लेकिन मुझे मम्मी पापा के साथ ही रहना है, तो मैं वहां जाता हूँ, इससे स्कूल चला जाऊंगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो जेल है, जेल में ऐसे ही लोग रहते हैं जो गलत करते हैं। बड़े पापा, मम्मी पापा ने गलत काम क्यों किया? पता नहीं बेटा। काम के पीछे भागते भागते थक गया था मैं प्रवीण भाई। जब देखो पैसों की किल्लत लगी रहती थी। तो अकेला इस दुनिया में जैसे पैसे की किल्लत है, इसलिए तूने छोटे से बच्चे के साथ इतना बुरा सुलूक किया।
कहां से है इतनी हैवानियत? और तेरी घरवाली रेखा, वो भी एक औरत, एक बच्चे की माँ, और लगभग लकी की उम्र का बच्चा। भूल हो गई हमसे भाई, मुझसे झेला नहीं गया, गलत कर दिया मैंने। गलत नहीं, जुर्म किया है तूने जयराम। हमेशा के लिए मुजरिम होने का टप्पा तेरे माथे पे लग गया, और रेखा के भी। अगर कोई तेरे लकी को ऐसे उठा ले जाता तो। रेखा और मुझे दिल से पछतावा है, सच में। एक बार जमानत करवा दो मेरी। हाँ, मैं तो जज को जेब में लेके घूमता हूँ ना। मुझे एक मौका दे दो प्रवीण भाई, मेरी जमानत करवा दो। मैं वो अपने हिस्से की जमीन बेच देना चाहता हूँ, और उससे जो पैसे आएंगे ना, मैं उससे नई जिंदगी शुरू करूंगा। कसम खा के कह रहा हूँ प्रवीण भाई, ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, रेखा की जमानत करवाऊंगा, और भवेश भाई से जाके खुद माफी मांगूंगा। वो तो फूल माला और आरती लेके बैठे तेरे इंतजार में ना। माफ करेगा वो तुझे। बदला, रजत के अपहरण का बदला। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है साहब। पर मुझे ऐसा लगता है कि भावेश का बदला नहीं, तेरे भाई जयराम का ही कोई पैतरा है। नहीं साहब, दरअसल जयराम कभी पैतरेबाज था ही नहीं, कारीगर आदमी है साहब। पता नहीं उस टाइम उसका दिमाग कैसे फिर गया था, लेकिन अब उसे उसकी गलती का एहसास है, और जमानत पे लौटने के बाद वो सुधर गया है साहब। वो ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता, और वो भी अपने बच्चे के साथ। जबकि लकी पे जो गुजरी है उसकी वजह से तो वो सुधरना चाहता है साहब। मैंने लकी को बताया नहीं कि तेरी जमानत हो गई है, स्कूल में ही है वो। अक्टूबर 2016 चल रहा था। एक दोपहर को जब मैं स्कूल से आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता ही नहीं सकता। पापा लौट आए थे, अब मुझे मम्मी चाहिए थी। अब हम मम्मी को भी बाहर निकालेंगे और फिर से नया घर बनाएंगे, ठीक है? सर, नवसारी में हमारी पुश्तैनी जमीन थी, वो बेची तो अच्छी खासी रकम मिल गई। अरे प्रवीण भाई, कैसे हो? लाओ लाओ। लकी बड़ा खुश है नए घर में। लेकिन तू अब इस घर को गंदा मत करना, समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? काम की तलाश कर, और अपने आप को ऐसी चीज से दूर रखना जो आगे चल के तुझे मुसीबत में डाले, क्योंकि आदत है तुझे मुसीबत को दावत देने की। आप फिक्र मत करो प्रवीण भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे। तेरे हिस्से के 20 लाख मेरे पास ही रहेंगे, वो मैं तुझे तब दूंगा जब वाकई में तुझे उसकी जरूरत होगी। नए सिरे से शुरू कर, जान लगा दे काम में। रेखा की जमानत करवा, और जो कुछ हुआ उसे भूल के आगे बढ़। लकी के बारे में सोच। देख, उस नन्ही सी जान लकी ने इतनी सी उम्र में हद से ज्यादा तकलीफें झेली हैं, तो अब उसे कोई तकलीफ होने मत देना। तो साहब, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आदमी अगर एक बार जुर्म करता है तो हमेशा के लिए दुनिया उसे मुजरिम के तौर पे देखती है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता साहब, चाहे उसके साथ गलत क्यों ना हुआ हो। मैं मानता हूं कि जयराम ने गलत किया, लेकिन लकी निर्दोष है, उसे बचा लीजिए। मैं सच कह रहा हूं साहब, वो आवाज जयराम की नहीं थी, उसके 20 लाख मेरे पास पड़े हुए हैं। सर, मुझे लगता है भावेश मेहता बदला ले रहा है, और लकी खतरे में है, बचा लीजिए उसे साहब। चल। अगर जयराम के बच्चे के साथ वही हुआ है जो मेरे रजत के साथ हुआ था, तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, मुझे उल्टा खुश होना चाहिए ना। भावेश, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी खुशी तुम जानो, हमें सिर्फ इतना जानना है, क्या ये बदला है? आपका दिमाग खराब हो गया सर। भावेश, ये कोई जवाब नहीं हुआ, बोलो किस बात का बदला ले रहे हो तुम? मैं ऐसे वाहियात सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अगर आपके पास मुझ पर शक करने की कोई वजह है तो कीजिए शक, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत लेकर आइए। अगर तुमने जुर्म किया है तो सबूत हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन भावेश एक बात समझ लो, बदला सही चीज नहीं है। क्या किडनैपिंग सही चीज है? आप लोग 3 महीने तक मेरे रजत को ढूंढ नहीं पाए, क्या वो सही चीज थी? 4 साल हो गए उस हादसे को। मेरी बीवी आज भी रात को नींद में चीखती है, दिन भर खामोश रहती है, मुट्ठी भर गोलियां खा के पड़ी रहती है, क्या वो सही चीज है? लेकिन बदले से कुछ नहीं बदलता।
उल्टा दर्द का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। तो रोको उसे, और इस बार जरा जल्दी। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि यहाँ कांड हुआ हो, और बाहर ताला भी लगा हुआ था। कोई जबरदस्ती हुई हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर जयराम का फोन बंद है और फिरौती का दूसरा कॉल भी नहीं आया। मुझे लकी की फिक्र हो रही है मैडम। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, आप एक बार भावेश से फिर से पूछताछ कीजिए। सर, भावेश के बर्ताव से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि लकी के अगवा होने से उसका कोई ताल्लुक है या नहीं, पर हो सकता है जो कुछ भी हुआ है उसका गुस्सा अब भी उसके अंदर पड़ रहा हो। जयराम एक आरोपी है, लेकिन जयराम को हमें ढूंढना होगा लकी को ढूंढने के लिए। सर, जयराम का फोन स्विच ऑफ हुआ 22 सितंबर की रात को, उसी के एरिया में जहां उसने नया घर खरीदा है। भावेश के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? हो सकता है उसने कांड किसी के थ्रू करवाया हो, बदला लेने। ऐसा कोई शक करने वाला नंबर नजर तो नहीं आया सर। रजत का आरोपी हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं। निर्मला रजत और उसके परिवार को जानती थी। निर्मला की मदद से ही पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। इस केस में भी क्या कोई ऐसा है? रजत के केस में निर्मला ने प्लान एग्जीक्यूट जरूर किया था सर, लेकिन मास्टरमाइंड जेल में बैठा उसका पति हरीश सोलंकी था। ये जयराम भी तो जेल में था। हो सकता है जेल के किसी बंदे का इस्तेमाल हो इस कांड में। शायद कोई जयराम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि जेल से उसके छूटते हुए उस पर वार कर सके। शायद वो भावेश भी हो सकता है। शशि, पता करो कि जेल में जयराम के करीब कौन था और उसके साथ रंजिश किसकी थी। जयराम का अभी तक कोई पता नहीं चला। और लकी का? लेकिन पर्सनल फोन ही नहीं किया फिरौती के लिए दोबारा, जैसे हमने नहीं किया था जब हमने रजत को। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है प्रवीण भाई। हमारे किए की सजा हमारे लकी को मिल रही है। लेकिन पुलिस अब केस को सीरियसली ले रही है। वो जयराम और लकी को ढूंढने की कोशिश तो कर रही है। लकी ने कुछ गलत नहीं किया प्रवीण भाई। रेखा, हम लोग पुलिस की मदद कर सकते हैं। जयराम जब जमानत के बाद तुमसे मिलने जेल आया था तो उसने तुम्हें किसी के बारे में कुछ बताया था? मतलब क्या जयराम ने किसी को बताया कि उसे जमीन बेच के 20 लाख मिले हैं? क्योंकि अगवा करने वाला जानता है कि उसके हिस्से के 20 लाख मेरे पास पड़े हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो किसी को कुछ बताएंगे। मेरे, आपके और जयराम के अलावा किसी को कुछ कैसे पता हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और जयराम का भी कुछ पता नहीं चल रहा। ना लकी का। जयराम ने 3 साल काटे इस जेल में। इस बीच उसके कई साथियों की जमानत हुई, नए आए गए, और कुछ ट्रांसफर हुए दूसरे जेल में। ये अमित भावसार, अक्टूबर 2016 में जब जयराम की जमानत हुई थी तब क्या जेल के सेल में जयराम का साथी ये था? हाँ, और इस अमित भावसार की जमानत तो अभी हुई, जुलाई 2017 में। मुझे इस अमित भावसार के सारे रिकॉर्ड चाहिए। वैसे किस जुर्म के लिए अंदर गया था ये? अमित भावसर जी, ये नंबर 444567898 जिसे प्रवीण परमार को फिरौती का कॉल गया था, ये नंबर अमित भावसर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 20 लाख कीमत है लकी की जान की। कौन हो तुम भाई? अमित भावसर का कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास सारे के सारे मुझे तुरंत भेज दीजिए। ये अमित भावसार का केस आउट ऑफ सूरत पुलिस का केस था। हथियारों के साथ पकड़ा गया। उसका साथी था कुणाल गोहिल। ये राहुल। ये अमित भावसार और कुणाल गोहिल, इनकी सूरत रूरल पुलिस को टिप मिली थी कि वो सूरत हथियार डिलीवर करने आ रहे हैं। रास्ते में धर लिए गए। दोनों जुडिशियल कस्टडी में भेजे, और जैसा कि मैंने कहा कि अमित की जमानत जुलाई 2017 में हुई, और उसकी मां ने भी काफी मेहनत की थी अमित की जमानत के लिए। और पूरी संभावना है कि बंदा ऐसा कांड कर सकता है, क्योंकि अमित अपनी जमानत के बाद घर नहीं गया, उल्टा फरार हो गया, और उसकी मां बार बार यहाँ आकर हमारी क्लास लेती रहती है। साहब बताइए ना, कहाँ है मेरा बेटा अमित? आप कह रहे हैं कि आपने 20 जुलाई को इसे रिहा किया था। आज 10 अगस्त है, इतने दिन हो गए मेरा बेटा घर नहीं लौटा अभी तक। आशा बहन, जब तुम्हारा बेटा अमित हथियारों का धंधा करता था तो तुमसे पूछकर करता था, हमसे पूछकर करता था? पर साहब इतने दिनों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ। अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसके जमानत की रकम इकट्ठा करने में लगाई मैंने, और आप क्या? इसमें हम क्या करें? उसने गुनाह किया, जेल गया, और जमानत के बाद घर नहीं लौटा तो किसी नए कांड में शामिल हुआ होगा। हमें तो रेड अलर्ट इशू करना चाहिए अमित भावसार के लिए। हाँ तो कीजिए ना, कीजिए। अब जब घर आएगा ना तो कसम खा के कहती हूँ, मार मार के इतना सुधारूंगी ना कि
दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप उसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आइए। आशा बहन, हमारे पास और भी 1000 काम है। अगर वो अपने इलाके की पुलिस के पास हाजिरी नहीं देगा तो लोग एक्शन लेंगे ना। आप यहाँ पर आकर माथा फोड़ी ना करो। पर फिर भी अमित की माँ यहाँ आती रहती है। अमित की माँ का एड्रेस और जो भी डिटेल्स है वो सब चाहिए मुझे। सर, अमित भवसार हमारा मुख्य संदिग्ध है या फिर आरोपी भी। अमित भवसार का साथी कुणाल गोहिल अभी जेल में है सर। उसको जमानत नहीं मिली है, उसको दूसरी जेल में ट्रांसफर किया गया है। कस्टडी मांगी मैंने उसकी। शायद भावेश ने जयराम पर नजर रखवाई हो, पता किया हो कि अमित भावसार जयराम का जेल की सेल का साथी है और फिर लकी को अगवा करने की सुपारी दी अमित को। पर भावेश के कॉल रिकॉर्ड्स में अमित का नंबर कहीं भी फीचर नहीं होता सर, और ना ही अमित भावसार के कॉल रिकॉर्ड्स में भावेश का। जेल की विजिटर लिस्ट में भी भावेश का नाम कहीं नहीं देखा। लेकिन सर, जयराम और अमित बराबर टच में थे। दोनों के बीच में बातें भी हुई हैं जब अमित को जेल से बेल मिली इसी साल जुलाई में। पहले अमित भावसार को ट्रैक करते हैं। अमित की माँ से बात करो और लकी के मिसिंग पोस्टर लगवा दो सारे शहर में। शायद बेचारे बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। भाई इसके अकाउंट में तो सिर्फ 15,000 ही दिख रहे। एक नया सिम कार्ड का इंतजाम कर। लगता है लकी के बड़े पापा के साथ सीरियस गुफ्तगू करनी पड़ेगी। लेकिन संभल गया, बच्चे का पोस्टर हर जगह लग चुका है। तू गाड़ी आगे ले यार। पोस्टर लगा तो क्या हुआ? किसको पता कि हाफ टिकट किसके पास है? हाँ? सात जून 2013 मैं स्कूल से बीच में ही भाग गया। मुझे डर था कि मेरे मम्मी पापा रजत के साथ वो करेंगे जो वो बोल रहे थे। से अंदर आया, वहीं से भाग जाते। ये तेरे घर का रास्ता पता है? चल पता कर दे। सच में सर, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। तो फिर किसने किया है? हाँ? यहाँ बेड के नीचे से बच्चा कैसे गायब हो गया? जब हम अंदर आए वो यहाँ नहीं था। ठीक है, पैसे मिल गए। निर्मला भाभी ने कहा है बच्चे को खत्म कर दो। कहाँ गया? भाग गया क्या? आज ही के दिन? पर कैसे? निर्मला बहन, रजत आया? अभी तक तो नहीं आया भवेश भाई। मैं उसी की राह देख रही थी। कुछ पता चला? अरे वो जयराम फर्नीचर वाला, वो इन सब के पीछे है। सर कहाँ है मेरा रजत? कहाँ है मेरा बच्चा? भवेश जी, रजत मेरा बच्चा।
अनीता, रजत आ गया। रजत घर आ गया? हाँ। सर अगर निर्मला वहां है तो उसे भी धर लीजिए, इस प्लान में वो भी शामिल है। पप्पा, मैंने उसका पोस्टर देखा। वो लड़का लक्की, उसका किडनैप हुआ है। किसने किया पापा? तुझे क्या लगता है बेटा, तेरे पापा ने किया? तेरा बदला लेने के लिए? पुलिस भी यही सोच रही है। पापा, जब मैं 3 महीने वहां था, सिर्फ लक्की एक था जो मुझे फिक्र से देखता था। वो लोग मुझे मारते थे तो उसे बुरा लगता था। जानता हूं बेटा, मैं प्रार्थना करता हूं कि उसके साथ कुछ गलत ना हो और वो सही सलामत घर लौटा है, जैसे तू लौटा। दुनिया में किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, किसी माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा भवसार, मिला मेरा बेटा मिला? आशा जी, शायद आपके बेटे अमित भवसार ने किसी के बेटे को अगवा कर लिया है, 11 साल के बच्चे को। हम उसकी तलाश में हैं। कहाँ है आपका बेटा अमित? अरे पिछले 2 महीने से यही सवाल मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कहाँ है मेरा बेटा। कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। अदालत के चक्कर काट काट के बड़ी मुश्किल से उसके लिए जमानत करवाई और कहाँ है मेरा बेटा? साहब 2016 से मैं इधर ही सड़ रहा हूँ। अमित की जब बेल हुई तो उसने बोला कि वो मुझे भी यहाँ से निकालेगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो मुझसे मिलने तक नहीं आया साहब। और आप लोग उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि अमित कहाँ है। कुणाल, अमित कहाँ है ये तो हम तेरे से डंडे की नोक पर पूछेंगे ही। उससे पहले ये बता, जयराम परमार के बेटे लकी को अगवा करने का प्लान तुम दोनों ने यहाँ जेल में रचा था? कौन जयराम परमार साहब? ये साहब, इसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं है और मैं और अमित कोई एक जेल में थोड़ी ना थे। और ये लकी है जो इस वक्त तेरे साथी अमित भवसार के कब्जे में है, और इस केस में अब तुझे भी हम उसका भागीदार बनाएंगे। फिर तो तेरी बेल होने से रहेगी। अरे ऐसा मत करो साहब। साहब मैं तो चिरकुट आदमी हूँ, कच्चा नींबू। अमित के छोटे मोटे काम में मैं उसके पीछे पीछे रहता था साहब। उस दिन पहली बार हम लोग हथियार बेचने गए और आप लोगों ने रास्ते में पकड़ लिया। और साहब ये किडनैपिंग कैसे करते हैं मुझे पता तक नहीं है साहब। देख कुणाल, मेरे सब्र को मत आजमा। बोल अमित कहाँ है? बोल! सया कुछ तो झोल है। ये कुणाल गोयल नहीं है, ये असली अमित भावसर है। जेल में भी हॉलीवुड की फिल्म दिखाते हैं क्या, जहां 2 लोग चेहरा बदलते हैं? चेहरा नहीं, इन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की आइडेंटिटी एक्सचेंज की है। अभी अभी इसकी मां ने बताया। ये देखो, जेल से बकायदा साइन करके आपका बेटा अमित भावसार बेल पे छूटा था। अब तो यकीन हो रहा है आपको कि वो फरार है। कहां जा सकता है? इस बच्चे लकी को उसने अगवा किया है। कहां लेके जा सकता है इसे वो? ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। क्यों इस नौटंकी में शामिल हो रही हैं? बताती क्यों नहीं है? कहां है अमित? कैसे नौटंकी? केली बातों करो जो? क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानती? ये तुम्हारा बेटा नहीं है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। कुणाल गोहिल, इसके साथ तुम्हारा बेटा अमित हथियार बेचते पकड़ा गया। ये क्या पागलपन है? ये मेरा बेटा है, अमित भावसार है। मां? बेशरम, मार मार के छुड़वाया तुझे। शर्म नहीं आई तुझे? बोल, जवाब दे, जवाब दे। इन्हें अमित है तू कुणाल कौन कब से बन गया? हाँ, बोल। ये बोलेगा आशा जी, और अभी बोलेगा। आप जरा 2 मिनट के लिए बाहर बैठिए, हम इससे पता करते हैं कि अमित भावसार कुणाल गोहिल क्यों बना और कैसे बना। सब मारना नहीं था, मैं सब बता रहा हूँ साहब, सब बताता हूँ। चलो जा शुरू। साहब ये कुणाल गोहिल का ही आइडिया था। वो अमित भावसार बन जाए और तू कुणाल गोहिल। क्यों? उसके पीछे वो बड़ौदा की पुलिस पड़ी हुई थी साहब। तू मुझे गुरु मानता है अमित? हाँ हाँ कुणाल भाई, एक गेम खेलना है। क्या गेम कुणाल भाई? अब से तू कुणाल गोहिल और मैं अमित भावसार। पर क्यों कुणाल भाई? अरे बड़ौदा पुलिस मुझे ढूंढ रही है, कुणाल गोहिल को।
अब मेरी जगह वो जब तुझे पकड़ेगी तो ये लड़की जो है वो तुझे पहचान ही नहीं पाएगी। कौन लड़की कुणाल भाई? अरे है एक लड़की, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था उसके साथ, थोड़ी जोर जबरदस्ती हो गई, साले ने केस कर दिया रेप का। अगर तू मेरी जगह कुणाल होगा और जब भी पुलिस हमको पकड़ेगी ना तो शिनाख्त परेड में लड़की तुझे पहचान ही नहीं पाएगी। फिर क्या, तेरे पर चार्ज लागू ही नहीं होगा। मुझे तो तू जानता ही है, छोटे मोटे चार्ज में तो मैं यूं बाहर निकला हूँ, फिर तगड़ा वकील करके तुझे भी छोड़ा ले जाऊंगा मैं, फिर बाहर धमाल करेंगे। उल्लू बना गया साहब कुणाल गोहिल, मुझे मेरे नाम का इस्तेमाल करके रेप के चार्ज से बच गया और मेरी माँ ने इतनी मेहनत से मेरे लिए बेल ली और बेल मिली उसे, अब वो बाहर ऐश कर रहा है और वो तो मुझे छुड़ाने तक नहीं आया साहब। अमित भावसार तो कुणाल गोहिल बना अपनी मर्जी से, अब ये किडनैपिंग का चार्ज भी तुझ पर ही लगेगा क्योंकि इस वक्त तू कुणाल गोहिल है। नहीं साहब, मैं अमित भावसार ही हूँ और मुझे वही रहना है साहब, और मैं तो यहाँ 1 साल से हूँ साहब, तो फिर ये मुझे कैसे पता होगा साहब कि ये किडनैपिंग कैसे हुई, कहाँ हुई साहब? किसको पता होगा और किसके साथ मिलकर ये कांड किया होगा कुणाल गोहिल ने? आप जाके सुजीत ओझा को पकड़िए साहब, वो हमारा साथीदार था। कहां मिलेगा ये सुजीत ओझा? असली अमित भावसार ने जिस सुजीत ओझा की लीड दी थी हमें, हम उस तक पहुंच गए। उसके ठिकाने का 2 बार पुष्टिकरण करने के बाद हमने उसके घर पर धावा बोल दिया। भाई, लक्की के बड़े पप्पा देंगे 20 लाख रुपए। देखते हैं लकी अपने लिए लकी है या नहीं, 2-4 बार ट्राई मारते हैं। बड़े पापा ने प्यार नहीं दिखाया भतीजे पर तो हम भी नहीं दिखाएंगे, सीधी बात। कौन है? सुजीत भाई, मैं अमित है। जेल से छूट गया साला। कौन? तू कब आया बाहर में? अभी आया, तुम लोगों को अभी अंदर करना, जेल वापसी। साले अमित धोखेबाज पकड़ाया हमें और तू वफादार, छुड़वाया ना मुझे। बेटा डरना नहीं, हम पुलिस वाले, ओके? लकी बेटा, आपके बड़े पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बेटा, हमें बता सकते हो आपके पापा कहाँ हैं? अमित अंकल और उनके साथ जो 2 लोग थे उन्होंने पापा को मार डाला। मैं सो रहा था जब मैंने आवाज सुनी, मैं उठा और आकर देखा पापा को मार डाला उन लोगों ने। क्या देखा भाई तूने? बोल, क्या देखा तूने? वो लोग मुझे कहीं ले गए और बोला कि अगर मैं चिल्लाया या भागने की कोशिश की तो मुझे भी मार डालेंगे। अच्छा बेटा, ये जो अमित है इसका असली नाम कुणाल है? मुझे नहीं मालूम अंकल, सच्ची। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा बेटा, ये आपके पापा का फ्रेंड था? पापा ने तो यही कहा था कि वो फ्रेंड है। अमित भावसार बनकर जमानत पर बाहर आए कुणाल गोहिल की जयराम परमार से दोस्ती जेल में ही हुई थी। बाहर आने के बाद भी ये दोस्ती बरकरार रही। अबे जब तेरे पास जमीन थी, बेच सकता था, पैसे मिलते, फिर क्यों की किडनैपिंग तूने? हाँ, अब देख, इतनी मुश्किल से तुझे बेल मिली और तेरी बीवी अब भी अंदर ही है। गलती हो गई यार अमित, बहुत बड़ी गलती हो गई। जिंदगी भर के लिए मुजरिम का थप्पा लग गया सर पे। रेखा को तो बेल मिल नहीं रही है, मैं भी कब तक बाहर हूं पता नहीं। बेस्ट बोलूं, भाग लिया से। मैंने भी यही किया था, जहां कांड किया वो इलाका ही छोड़ दिया हमेशा के लिए। तेरी बात अलग है, मेरी अलग है। अभी मैं नई जिंदगी शुरू करने की सोच रहा हूँ, तभी तो ये घर लिया है। अरे घंटा नई जिंदगी, अभी तूने बोला ना तेरे सर पे मुजरिम का ठप्पा है, तो काम कर क्या करेगा भाई तू? कुछ नया शुरू करूंगा। और पैसा मेरा बाप देगा तुझे। पैसे हैं रे, वो जमीन बेच के जो पैसे आए हैं वो मेरे बड़े भाई प्रवीण के पास है। तो ले ले उससे। लूंगा, जब वाकई में जरूरत पड़ेगी तो देगा। और अभी कोई गलत काम किया ना, या थाने में हाजिरी नहीं दी, फरार होने की कोशिश की, तो 1 पैसा नहीं देगा मेरा भाई। कितने पैसे हैं? 20 लाख। सच। बड़े
बड़े पापा के पास 20 लाख है, मतलब दिवाली है। और खुद के पास कितने होंगे? जयराम के साथ 2-4 बार बाहर गया था, उसका बच्चा भी था साथ में। बच्चे को एटीएम कार्ड देकर पैसे निकलवाए उसने। कुणाल भाई, ये जयराम आपको दोस्त लग रहा होगा, मुझे तो मस्त मुर्गा लगता है। अब है ना प्रवीण भाभी। प्रवीण भाभी? हाँ, प्रवीण भाभी नहीं, प्रवीण भाई। हाँ वही प्रवीण भाई, उसका 20 लाख रोकड़ा। ये प्रवीण भाई भी कुकड़ुकू है, अरसा हो गया अच्छी तंगड़ी खाए, करते ना मुर्गा हलाल। नई वाली बिल्डिंग बन रही है ना, काफी सुनसान है और खुदाई भी हुई है, वहीं दफना देंगे उनको। और कितने मुर्गे काटे, कितनों को दफनाया है? ये एक था साहब, पहली बार बैड लक हो गया। बैड लक तो अब शुरू होगा तुम तीनों का। जिंदगी में कभी तुम तीनों मुर्गे की भौंक सुन नहीं पाओगे। शायद जयराम को उसके किए की सजा मिली, मुझे भी मिलेगी। लेकिन लकी ने क्या गलत किया था प्रवीण भाई, जो उसने इतना झेला, कितना कुछ भुगता है मेरे बच्चे ने हमारी वजह से। शायद हम लायक ही नहीं थे लकी के माँ बाप बनने के। जयराम ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना, तो अचानक से किडनैपिंग पे उतरा है और फिर तकदीर ने जब उसे सुधरने का दूसरा मौका दिया तो एक बदमाश और एक अपराधी से दोस्ती कर ली, संजान तक आ गया। मैं जयराम को कभी नहीं समझ सका, और मैं तुम्हें, लेकिन लकी को जरूर समझूंगा, क्योंकि उसकी परवरिश मैं करूंगा। मैं अब फिर से अपने बड़े पापा और अश्विन भैया के साथ रहने लगा हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को मिस करता हूँ। मम्मी कब जेल से बाहर आएंगी मुझे नहीं पता। मैं वेट कर रहा हूँ मम्मी का। कुणाल गोहिल, सुजीत ओझा और रमेश जाधव को जयराम परमार की हत्या और लकी के अपहरण के चार्जेस पर गिरफ्तार कर लिया गया है। रजत की किडनैपिंग में जो 3 और आरोपी हैं, उनकी जमानत अब तक नहीं हुई है और अदालत में सुनवाई जारी है। लकी अब अपने बड़े पापा के पास सुरक्षित है, रजत भी अपने मां बाप के साथ महफूज है। किसी भी संगीन जुर्म में पीड़ित और मुजरिम दोनों के बच्चे सबसे ज्यादा तकलीफ सहते हैं और यह जुर्म का सबसे भयंकर साइड इफेक्ट है। जुर्म भले ही इस केस जितना संगीन ना हो, छोटे छोटे केसेस में हम कई बार देखते हैं बच्चों पर प्रभाव काफी गहरा होता है। जब बच्चे जुर्म के गवाह होते हैं तब शायद वो ये नहीं समझ पाते कि गलत क्या है, पर उन्हें एक आभास जरूर होता है कि कुछ सही नहीं हो रहा। पर आगे जाकर जब उन्हें समझ आता है कि जो हुआ था वो गलत था, तब लाख समझाने पर भी वो उस अनुभव को भुला नहीं पाते, नजरअंदाज नहीं कर पाते। हर एक माँ बाप यही चाहेंगे कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें सीखें, अच्छे इंसान बने और बेहतर जिंदगी बिताएं। और होना भी ऐसा ही चाहिए। उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो और उन्हें गलती छुपाने की गलत सीख कभी ना मिले। हमारी मजबूत राय है कि बच्चों के साथ होने वाले जुर्मों की सजा और सख्त हो, सबसे सख्त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।